जरा कल्पना कीजिए एक बहुत ही मजेदार सिचुएशन की। बताइए। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में ना एक बेहद गर्मागर्म और टेंशन वाला चुनाव चल रहा है, जो कि हमारे यहाँ आम बात है। हाँ, बिल्कुल। और देश के जो सबसे बड़े नेता हैं, या मान लीजिए सत्ताधारी दल के सबसे बड़े नेता, वो चुनाव आयोग के किसी एक फैसले से बेहद नाराज हैं। ओके, मतलब उन्हें लग रहा है कि आयोग उनके खिलाफ जा रहा है। हाँ, एकदम। गुस्सा इतना ज्यादा है कि वो चाहते हैं कि बस अभी के अभी इस मुख्य चुनाव आयोग को, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उनके पद से तुरंत हटा दिया जाए। राइट। तो क्या वो बस एक छोटा सा आदेश जारी करके ऐसा कर सकते हैं? क्या वो उन्हें सीधे नौकरी से निकाल सकते हैं? अगर छोटी सी लाइन में कहूँ तो बिल्कुल नहीं। किसी भी कीमत पर नहीं, है ना? किसी भी कीमत पर नहीं। और यही एक बात है जो हमारे लोकतंत्र को इतना खास बनाती है। सही बात है। और मतलब आप किसी भी आम सरकारी अधिकारी को तो हटा सकते हैं, लेकिन जब बात उस अधिकारी की आती है जिसके कंधों पर पूरे देश की सत्ता तय करने वाले चुनाव करवाने की बड़ी जिम्मेदारी है, तो नियम पूरी तरह बदल जाते हैं। और इन्हीं नियमों की गहराई में ना आज हम पूरी तरह उतरने वाले हैं। तो आप सभी का विज्ञान फ्लक्स में स्वागत है। और हमारे लिसनर्स का अक्सर ये मैसेज आता है कि सभी सेंटेंस का अच्छे से एक्सप्लेनेशन कीजिए। तो आज हमारा मिशन यही है कि इस डॉक्यूमेंट के हर एक पहलू को अच्छे से खोलकर समझाया जाए। ये बहुत जरूरी मिशन है आज का। हाँ, आज हम यही समझेंगे कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी को पद से हटाने की ये संवैधानिक प्रक्रिया आखिर काम कैसे करती है, और इसको इतना मुश्किल एक चक्रव्यूह जैसा क्यों बनाया गया है। क्योंकि देखिए, जब हम चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात करते हैं ना, तो अक्सर हमारा ध्यान बस इस बात पर जाता है कि उन्हें अपॉइंट कैसे किया जाता है, नियुक्ति पर। हाँ, राइट। लेकिन असली बात तो ये है कि किसी भी संस्था की आजादी इस बात से तय होती है कि उसके मुखिया को पद से हटाना कितना मुश्किल है। एकदम। मतलब अगर आपको ये डर है कि कल कोई आके आपको नौकरी से निकाल देगा, तो आप आज कोई भी निष्पक्ष या टेढ़ा फैसला नहीं ले पाएंगे। सही कहा आपने। डर के साए में निष्पक्षता नहीं आती। बिल्कुल। और इसी डर को खत्म करने के लिए संविधान ने एक बहुत ही मजबूत ढाल दी है इनको। अगर हम इस डॉक्यूमेंट की बुनियादी संरचना को देखें, तो एक बात जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, मुझे तो बहुत सरप्राइजिंग लगी। क्या थी वो ये कि संविधान मुख्य चुनाव आयुक्त को सिर्फ एक अधिकारी या ब्यूरोक्रेट नहीं मानता। पद से हटाने के मामले में संविधान उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर लाकर खड़ा कर देता है। एकदम सही पढ़ा आपने। मतलब जो प्रक्रिया देश की सर्वोच्च अदालत के किसी न्यायाधीश को हटाने की है, हूबहू वही प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए भी है। और मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि ये कोई छोटा मोटा मनोवैज्ञानिक बदलाव नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेश है। कैसा संदेश? देखिए, चुनाव के दौरान सीईसी सिर्फ वोटिंग मशीनें नहीं गिनवा रहे होते हैं, वो बेसिकली राजनीतिक दलों के बीच के झगड़े सुलझा रहे होते हैं। आचार संहिता लागू करवाना। हाँ, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। और कई बार तो उन्हें देश की सबसे ताकतवर सरकारों के खिलाफ भी बहुत कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। वाओ, हाँ, प्रेशर तो बहुत होता होगा। तो ऐसे में उन्हें एक आम नौकरशाह की तरह नहीं, बल्कि एक जज की तरह देखा जाना चाहिए। एक ऐसा चुनावी जज जो बिना किसी डर या पक्षपात के अपना फैसला सुना सके। चुनावी जज, ये टर्म मुझे बहुत पसंद आई। तो अगर हम इस चुनावी जज को हटाने की बात करें, तो शुरुआत कहाँ से होती है? हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट इस बारे में क्या कहता है? इसके लिए हमें संविधान के अनुच्छेद 324(5) यानी आर्टिकल 324 क्लॉज 5 को देखना होगा। वो साफ तौर पर कहता है कि इन्हें हटाने के केवल और केवल 2 ही आधार हो सकते हैं। सिर्फ 2? हाँ, बस 2। पहला है सिद्ध कदाचार, जिसे अंग्रेजी में हम प्रूव्ड मिसबिहेवियर कहते हैं। ओके। और दूसरा है अक्षमता यानी इनकैपेसिटी। बस यही 2 दरवाजे हैं। तो इन दोनों शब्दों का वजन बहुत ज्यादा लग रहा है मुझे। खासकर ये जो आपने कहा सिद्ध कदाचार, यहाँ सिद्ध यानी प्रूव्ड शब्द पर ध्यान देना जरूरी है ना? एकदम, वही तो इसकी जान है। तो अगर मैं इसको ऐसे समझूं एक आम भाषा में, तो ये किसी बैंक के सबसे सुरक्षित वॉल्ट की तरह है, जिसे खोलने के लिए केवल 2 ही स्पेशल चाबियां हैं, सिद्ध कदाचार या अक्षमता, और कोई मास्टर की काम नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया आपने। देखिए, राजनेताओं को अक्सर ये गलतफहमी हो सकती है कि अगर वो चुनाव आयोग के किसी फैसले से नाखुश हैं, जो कि होते ही रहते हैं, हाँ, या उन्हें लगता है कि आयोग ने उनके साथ बहुत सख्ती की है, तो वो बस इसको कदाचार का नाम दे देंगे और बात खत्म। लेकिन ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। केवल राजनीतिक नापसंदगी या पॉलिटिकल डिसलाइक कोई आधार नहीं है। आपको बकायदा ये साबित करना होगा कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया है, यानी कोई बहुत बड़ा नैतिक या कानूनी अपराध किया है। सही बात है। और जो दूसरी चाबी है अक्षमता, इनकैपेसिटी, राइट? हाँ,
उसका मतलब है कि क्या वो शारीरिक या मानसिक रूप से अपना काम करने की हालत में हैं या नहीं। इन दो ठोस और गंभीर कारणों के अलावा किसी तीसरे कारण से प्रोसेस शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो मान लेते हैं कि किसी को सच में लगता है कि हाँ भाई, कोई बहुत बड़ा कदाचार हुआ है, तो क्या कोई भी एक सांसद सुबह उठकर कह सकता है कि मुझे मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, चलो पार्लियामेंट चलते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा मतलब है, राजनेता तो बहुत चतुर होते हैं, वो तो किसी भी छोटी सी बात का बतंगड़ बना सकते हैं ना। इस शोर शराबे को रोकने के लिए सिस्टम में आखिर क्या फिल्टर लगाए गए हैं? यहीं पर प्रोसेस का वो कहते हैं ना, पहला बड़ा फिल्टर सामने आता है। कोई एक या दो सांसद मिलकर इस प्रोसेस की शुरुआत कर ही नहीं सकते। अच्छा। हाँ, अगर लोकसभा में इस प्रस्ताव को लाना है तो कम से कम 100 सांसदों को एक साथ आकर इस पर हस्ताक्षर करने होंगे। 100! माय गुडनेस! और सुनिए, अगर राज्यसभा में शुरुआत करनी है तो कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर चाहिए होंगे। 100 या 50 सांसद, ये तो एक बहुत बड़ी संख्या है। मतलब आपको सिर्फ एक दरवाजा खटखटाने के लिए, सिर्फ एक कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए ही एक पूरी भीड़ चाहिए अपने पीछे। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये जानबूझकर इतना मुश्किल रखा गया है। आप कल्पना कीजिए, अगर ऐसा कड़े फिल्टर वाला नियम ना होता तो क्या होता? तो कोई भी सांसद किसी भी छोटी सी पर्सनल या पॉलिटिकल खुन्नस के चलते रोज सुबह एक नया प्रस्ताव ले आता। रोज नए नोटिस आ रहे होते? हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपना सारा दिन और पूरी एनर्जी सिर्फ अपना बचाव करने में ही लगा देते। देश में चुनाव फिर कौन करवाता भाई? वही तो। इसलिए ये मिनिमम नंबर फिक्स किया गया है। ये सुनिश्चित करता है कि आरोप में कुछ तो वजन है। मतलब मैटर थोड़ा सीरियस है हमारे सोर्स में। अच्छा, क्या? चलिए हम मान लेते हैं कि किसी ने जैसे तैसे करके 160 सांसदों के हस्ताक्षर जुटा भी लिए। ठीक है। उन्होंने वो प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर या फिर राज्यसभा के सभापति के सामने पेश कर दिया। अब मैं पढ़ रही थी कि अध्यक्ष के पास ये पावर होती है कि वो उस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं या फिर उसे वहीं के वहीं खारिज भी कर सकते हैं। हाँ, उनके पास ये पावर बिल्कुल होती है। तो क्या ये स्पीकर को बहुत ज्यादा पावर नहीं दे देता? मेरा मतलब है 160 सांसदों ने मिलकर इतनी मेहनत से एक प्रस्ताव रखा और एक अकेला व्यक्ति यानी अध्यक्ष उसे बस ऐसे ही कचरे के डब्बे में डाल सकता है? क्या ये एक बहुत बड़ा बॉटलनेक या रुकावट जैसा नहीं लग रहा आपको? ये एक बहुत ही वाजिब और मैं कहूंगा कि गहरा सवाल है। पहली नजर में देखें तो सचमुच ऐसा ही लगता है कि हाँ, स्पीकर के पास जरूरत से ज्यादा शक्ति है। राइट। लेकिन अगर हम इसे संविधान के चेक एंड बैलेंस यानी नियंत्रण और संतुलन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये फिल्टर बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, अध्यक्ष जो होता है वो सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। राइट। उनका काम मेरिट पर फाइनल फैसला करना नहीं है। अच्छा, तो उनका रोल क्या है वहां? उनका काम सिर्फ ये देखना है कि क्या इस प्रस्ताव में जो बातें लिखी हैं वो हमारे उन दो दरवाजों के यानी सिद्ध कदाचार या अक्षमता के दायरे में आती भी हैं या नहीं। यानी एक तरह की स्क्रीनिंग करते हैं वो। एकदम, वो देखते हैं कि क्या प्रमा फेसी यानी प्रथम दृष्टया कोई सबूत है वहां। अगर अध्यक्ष को लगता है कि ये प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक चाल है और इसमें कोई कानूनी आधार नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, और ऐसा करके वो देश को एक बहुत बड़े संवैधानिक संकट से बचा लेते हैं। मतलब वो एक गेट कीपर का काम करते हैं ताकि कोई झूठा या बनावटी मामला आगे ना बढ़ सके। सही समझे आप। लेकिन चलिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर स्पीकर या अध्यक्ष को लगता है कि हाँ भाई, मामले में दम तो है और वो प्रस्ताव को एडमिट कर लेते हैं, तब उसके बाद क्या होता है? तब ये पूरी प्रक्रिया अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर पहुंचती है। प्रस्ताव स्वीकार होते ही एक जांच समिति बनाई जाती है। ओके, एक कमेटी। और सबसे बड़ी बात, इस समिति में कोई राजनेता या सांसद नहीं होता। वेट, सच में? एक भी पॉलिटिशियन नहीं? एक भी नहीं। इसमें सिर्फ 3 लोग होते हैं। वो 3 लोग कौन होते हैं? एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, दूसरे होते हैं किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश, और तीसरे होते हैं एक बहुत ही प्रतिष्ठित कानूनी विशेषज्ञ यानी एक एमिनेंट ज्यूरिस्ट। ओह वाओ! तो मतलब देश के सबसे बेहतरीन कानूनी दिमाग अब इस मामले को प्रैक्टिकली देखेंगे। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मेरा एक दिमाग चल रहा है और एक सवाल उठता है। पूछिए। प्रस्ताव तो पॉलिटिशियंस ने शुरू किया था, यानी पार्लियामेंट में शुरू हुआ था इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। तो फिर इसकी जांच के लिए जजेस को बाहर से क्यों बुलाया जा रहा है? मेरा मतलब है कि सांसद खुद मिलकर इसकी जांच क्यों नहीं कर लेते, जैसा बाकी कमिटीज में होता है? और यही वो जगह है जहां लेजिस्लेचर यानी विधायिका और ज्यूडिशरी यानी न्यायपालिका, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना, वो बहुत सुंदर तरीके से काम करता है। कैसे? आपको याद है हमने शुरुआत में क्या कहा था? आधार क्या है? सिद्ध कदाचार। राइट। अब आरोप लगाना
इन राजनेताओं का काम हो सकता है। हाँ, वो तो उनका रोज का काम है। लेकिन उस आरोप को कानूनी कसौटी पर परखना, सबूतों की बारीकी से जांच करना और गवाहों को सुनना, ये काम किसी पार्लियामेंट या सांसद का नहीं है। सही बात है। उनके पास वो लीगल ट्रेनिंग भी तो नहीं होती ना। एकदम, ये काम कानूनी एक्सपर्ट्स का ही है। ये जो 3 जजेस की समिति है ना, ये एक निष्पक्ष अदालत की तरह बिहेव करती है। आप खुद सोचिए, अगर राजनेता ही आरोप लगाते और फिर राजनेता ही फैसला सुनाते तो वो क्या बन जाता? एक कैंगरू कोर्ट बन जाता, जहां पहले से ही सब फिक्स होता है। बिल्कुल, जहां न्याय का सिर्फ नाटक चल रहा होता। ये कमेटी बेसिकली ये तय करती है कि जांच पूरी तरह से अनबायस्ड हो और कानूनी दायरे में ही हो। ये तो सच में बहुत ही शानदार और फूल प्रूफ व्यवस्था है। तो चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं इस प्रोसेस में। चलिए, मान लेते हैं कि इस 3 सदस्यीय कमेटी ने महीनों तक बहुत गहन जांच की, सारे सबूत खंगाले, गवाहों से बातचीत की और एंड में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। हाँ, और रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हाँ, आरोप बिल्कुल सही है और मुख्य चुनाव आयोग ने वाकई में कदाचार किया है। ठीक है, मान लेते हैं। तो बस क्या रिपोर्ट आती ही सीईसी को अपना बोरिया बिस्तर बांधकर घर जाना पड़ता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कमेटी की रिपोर्ट केवल एक जांच का नतीजा है, वो अपने आप में कोई अंतिम फैसला नहीं है। अच्छा, तो अभी भी पिक्चर बाकी है? पिक्चर का सबसे मुश्किल हिस्सा तो अब शुरू होता है। अगर कमेटी कहती है कि आरोप साबित हो गए हैं, तो वो रिपोर्ट वापस उसी पार्लियामेंट में आती है जहां से ये सब ड्रामा शुरू हुआ था। ओके। और अब बारी आती है वोटिंग की। वोटिंग, और मेरी समझ से ये वोटिंग इस पूरी प्रक्रिया की सबसे बड़ी, सबसे ऊंची और पार करना लगभग असंभव सी लगने वाली दीवार है। एकदम असंभव। इसे हम विशेष बहुमत या स्पेशल मेजॉरिटी कहते हैं। हाँ, मैं इसके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन इसका जो मैथ है ना, जो गणित है, वो इतना उलझावा लगता है कि सिर घूमने लगता है। चलिए इसको अच्छे से खोलकर समझते हैं, आखिर ये स्पेशल मेजॉरिटी ग्राउंड पर काम कैसे करता है। चलिए इसको थोड़ा सिंपल करते हैं। ये स्पेशल मेजॉरिटी कोई आम वोटिंग जैसा नहीं है, जहां स्पीकर ने पूछा, आपने हाथ उठाए और फैसला हो गया। राइट। इसके पीछे का मैथ्स थोड़ा ट्रिकी है। इस वोटिंग में 2 मेन शर्तें होती हैं और सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों शर्तों का एक ही टाइम पर एक साथ पूरा होना मैंडेटरी है। दोनों शर्तें एक साथ? ठीक है, तो पहली शर्त क्या है? पहली शर्त है सदन की कुल सदस्यता का पूर्ण बहुमत, जिसे अंग्रेजी में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। ओके, इसका थोड़ा आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि सदन में जितनी भी टोटल सीट्स हैं, उसका आधे से ज्यादा हिस्सा आपके फेवर में होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए लोकसभा में अभी 543 यानी 543 सीट्स हैं। हाँ, 543 सीट्स। तो इस प्रस्ताव को पास होने के लिए आपको कम से कम 272 यानी 272 सांसदों का हाँ में वोट करना बहुत जरूरी है। 272 का मैजिक नंबर चाहिए ही चाहिए। बिल्कुल, और ये नंबर एकदम फिक्स्ड है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस दिन सदन में कितने लोग बीमार हैं, कितने छुट्टी पर गए हैं या कितने लोगों ने गुस्से में वॉकआउट कर दिया है। यानी आपका अटेंडेंस कैसा भी हो, अगर आपको पास करवाना है तो 272 हाँ वाले वोट गिनकर टेबल पर रखने होंगे। एकदम सही, आपको हर हाल में 272 वोट्स चाहिए। ये तो हुई पहली शर्त। अब दूसरी शर्त पर आते हैं। दूसरी क्या है? दूसरी शर्त यह है कि उस दिन सदन में जितने भी सदस्य सच में मौजूद हैं और जो अपना वोट डाल रहे हैं, जिसे हम प्रेजेंट एंड वोटिंग कहते हैं, ओके, उनका कम से कम 2/3 यानी 2/3 हिस्सा इस प्रस्ताव के पक्ष में होना चाहिए। ओह, 2/3। अब जाके मैं इसका असली मतलब समझी हूं। चलिए लिसनर्स के लिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स के साथ। हाँ, बनाइए। मान लीजिए किसी दिन लोकसभा में केवल 300 यानी 300 सांसद ही प्रेजेंट हैं, वोटिंग चल रही है। ठीक है। अगर हम दूसरी शर्त के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो 300 का 2/3 हुआ 200 सांसद, राइट? एकदम ठीक मैथ है। तो अगर उन 300 में से 200 सांसद इस प्रस्ताव के फेवर में अपना वोट दबा देते हैं तो हमारी दूसरी शर्त तो टेक्निकली पूरी हो गई ना? हाँ, दूसरी शर्त पर टिक लग गया। लेकिन पहली शर्त कहती है कि टोटल मेंबरशिप का हाफ चाहिए, यानी 272 वोट्स तो चाहिए ही चाहिए, और 200 तो 272 से बहुत कम नंबर है। एग्जैक्टली। इसका मतलब है कि 2/3 मिलने के बाद भी प्रस्ताव वहीं के वहीं गिर जाएगा। बहुत ही शानदार तरीके से आपने इसको डिकोड किया है। वही मैं बता रहा था कि आपको दोनों शर्तें हर कीमत पर एक ही दिन एक साथ पूरी करनी होती हैं। तो अगर मैं इसको हमारी रोजमर्रा की किसी उपमा से, किसी एनालॉजी से समझाऊं, तो ये कुछ ऐसा साउंड कर रहा है कि जैसे आप अपनी कॉलोनी या अपने मोहल्ले का कोई बहुत ही बुनियादी नियम बदलना चाहते हैं। अच्छा, कैसा नियम? जैसे पार्क में खेलने का टाइम बदलना हो।
ठीक है। तो इसके लिए आपको केवल अपने कुछ दोस्तों की हाँ नहीं चाहिए, आपको मोहल्ले के लगभग हर उस इंसान को राजी करना पड़ेगा, चाहे वो पड़ोसी आपको पसंद करता हो या ना करता हो, सबका अग्रीमेंट चाहिए। ये बहुत ही रिलेटेबल एनालॉजी है। और देखिए, पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसका मतलब निकालें तो वो बहुत क्रिस्टल क्लियर है। क्या है वो? वो ये कि कोई भी सत्ताधारी पार्टी, यानी जो पार्टी सरकार में है, वो अकेले अपने दम पर मुख्य चुनाव आयुक्त को कभी भी नहीं हटा सकती, जब तक कि उसके पास कोई चमत्कारी एकदम मैसिव मेजॉरिटी ना हो। बिल्कुल। दोनों सदनों में 2/3 मेजॉरिटी को राजी करने का बहुत सीधा सा लॉजिक है। इसका मतलब है कि सरकार और विपक्ष यानी ऑपोजिशन दोनों को एक साथ आकर इस बात पर अग्री करना होगा कि हाँ भाई, इस अधिकारी ने वाकई में कोई बहुत बड़ा अपराध किया है। अगर ये प्रस्ताव थोड़ा सा भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता तो ऑपोजिशन तो कभी सरकार का साथ देती ही नहीं, और वो अकेले में ही गिर जाता। एकदम। और इन सब में सबसे तगड़ी बात तो ये है कि ये जो पहाड़ जैसी मुसीबत है ना, ये वोटिंग की, ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार पार करनी है। हाँ, वो कैसे? लोकसभा में पहले यही स्पेशल मेजॉरिटी लाकर प्रूफ करो, फिर फाइल जाएगी राज्यसभा में और वहां भी अलग से वही 2/3 मेजॉरिटी वाला साइकिल पूरा करो। जी हाँ, दोनों सदनों की अलग अलग अप्रूवल जरूरी है। तो जब कोई प्रस्ताव इन सारी अग्नि परीक्षाओं से गुजर जाता है, मतलब एक बार रिकैप करें तो पहले 100 सांसदों की शुरुआत, फिर स्पीकर या अध्यक्ष की पसंद नापसंद, उसके बाद 3 जजेस की वो सॉलिड जांच, और उसके बाद दोनों सदनों का वो चक्रव्यूह जैसा विशेष बहुमत। हाँ। जब ये सब सक्सेसफुली पूरा हो जाता है, तब जाके वो फाइल कहाँ जाती है? तब आखिरी में वो अंतिम मुहर के लिए देश के राष्ट्रपति के पास पहुंचती है। और तब राष्ट्रपति महोदय उस पर अपने सिग्नेचर करते हैं और सीसी को हटाने का फाइनल ऑर्डर निकालते हैं। बिल्कुल। और राष्ट्रपति का ये जो ऑर्डर है ना, ये इस बात का सबसे बड़ा प्रतीक है कि हमारी विधायिका यानी पार्लियामेंट और न्यायपालिका यानी वो कमेटी, इन दोनों ने अपना काम पूरी चेकिंग और सावधानी से कर लिया है। और अब एक फॉर्मल प्रोसेस के तौर पर राष्ट्रपति उस फैसले को लागू कर रहे हैं। सच में ये पूरी प्रोसेस सुनकर तो ऐसा लगता है कि हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त किसी अभेद्य किले के अंदर बैठे हैं जहां कोई उन्हें छू भी नहीं सकता। सुरक्षा तो पूरी है। लेकिन अब यहां आकर कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हमारे चुनाव आयोग में केवल एक आयुक्त तो होते नहीं है। हाँ, टीम होती है। एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी CEC, और उनके साथ आमतौर पर बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं जिन्हें हम ECs कहते हैं। राइट। और मैं यहाँ अपने सोर्स डॉक्यूमेंट में देख रही हूँ कि इन ECs यानी अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाने के जो नियम हैं वो एक बहुत ही अजीब सा विरोधाभास, एक कॉन्ट्रास्ट पैदा करते हैं। अच्छा, वो क्या कॉन्ट्रास्ट है, जरा समझाइए। देखिए, CEC को हटाने के लिए तो हमने अभी देखा कि आसमान से तारे तोड़ लाने जैसी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, लंबा प्रोसेस है। लेकिन अदर ECs के लिए नियम कहता है कि उन्हें राष्ट्रपति केवल मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर सीधे हटा सकते हैं। बस इतना ही? बस इतना ही। कोई 160 सांसद नहीं चाहिए, कोई जजेस की वो VIP कमिटी नहीं चाहिए, और ना ही कोई स्पेशल मेजॉरिटी वाली टेंशन। ये तो बहुत अजीब बात है ना? ये तो मुझे बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी बड़े समुद्री जहाज का एक मुख्य कैप्टन हो और उसके साथ 2-3 को कैप्टन्स हो। अब कैप्टन को शिप से निकालने के लिए तो आपको पूरी नेवी के हेडक्वार्टर से परमिशन लानी पड़ेगी। लेकिन जो बेचारे को कैप्टन्स हैं, उन्हें कैप्टन अपनी मर्जी से जब चाहे धक्का देकर पानी में फेंक सकता है। बढ़िया एग्जाम्पल है। तो मेरा सीधा सा सवाल ये है कि क्या ये रूल्स इन बाकी चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के सामने बहुत ज्यादा डिपेंडेंट या वीक नहीं बना देते? मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही शानदार और तीखा सवाल है, और अगर आप देखें तो एक्सपर्ट सर्कल्स में अक्सर इस पॉइंट पर काफी बहस होती है। लोग इसकी आलोचना भी करते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है आखिर? इसके पीछे का जो लॉजिक है वो उनकी सोच में छिपा है, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। उन्हें समझने के लिए हमें थोड़ा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को देखना पड़ेगा। कैसे? संविधान निर्माताओं ने ना चुनाव आयोग को एक इंडिपेंडेंट संस्था के रूप में देखा था, एक इंस्टीट्यूट की तरह। उनका मानना था कि अगर आप संस्था के मुखिया को यानी CEC को हर तरह से पूरी तरह सुरक्षित कर देते हैं, हाँ, जैसे अभी हमने डिस्कशन में देखा, तो पूरी की पूरी संस्था प्रैक्टिकली अपने आप सुरक्षित हो जाती है। यानी आयुक्तों के लिए जो ये थोड़ा सिंपल नियम है, ये उन्हें वीक करने के लिए नहीं है, बल्कि आयोग के अंदर एक वो क्या कहते हैं चेन ऑफ कमांड और अनुशासन बनाए रखने के लिए है। मैं अनुशासन वाली बात समझ रही हूँ, पर सुनिए ना, क्या ये उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर के लिए सेंसिटिव नहीं बनाता? कैसे भला? देखिए,
मान लीजिए कल को सरकार किसी पर्टिकुलर ईसी से बहुत नाराज हो गई, ठीक है। तो क्या सरकार सीईसी पर इनडायरेक्टली दबाव नहीं डाल सकती कि देखो भाई, आप इसको हटाने की सिफारिश लिख कर दे दो हमें? आपका डर वजीब है, लेकिन यहीं पर वो इनडायरेक्ट शील्ड यानी अप्रत्यक्ष सुरक्षा कवच अपना असर दिखाता है। वो कैसा कवच? देखिए, सरकार अपनी मर्जी से सीधे किसी अन्य ईसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। उन्हें हर हाल में सीईसी की सिफारिश चाहिए ही चाहिए। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सीईसी खुद किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर से कंप्लीटली आजाद हैं। उन्हें डर किस बात का है? उन्हें तो कोई आसानी से हटा ही नहीं सकता। अब पॉइंट समझ आया। राइट? जब सीईसी को सरकार हटा ही नहीं सकती, तो वो सरकार के किसी गलत दबाव में आकर अपने ही एक जूनियर कॉलीग को क्यों निकालेंगे? वो बेसिकली एक मजबूत दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं सरकार और अपने साथियों के बीच में। अच्छा, तो मतलब जो सीईसी का पर्सनल ढाल है, वही इनडायरेक्ट वे में पूरी ईसी फैमिली की ढाल बन जाता है। एकदम सही कहा। और देखिए, इस आजादी को और भी ज्यादा बुलेट प्रूफ बनाने के लिए सिर्फ पद से हटाने के नियम काफी नहीं होते। फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा के रूल्स भी बहुत सॉलिड रखे गए हैं। ओह हाँ, सोर्स में फाइनेंशियल मैटर्स पर भी एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी हुई है। क्या लिखी है? उसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सेवा शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके लिए अलाभकारी यानी डिसएडवांटेजेस रूप से नहीं बदली जा सकती। ये ग्राउंड रियलिटी में कितना इम्पैक्ट डालती है? बहुत ज्यादा। इसका सीधा सा मतलब समझना हो तो वो है फाइनेंशियल ब्लैकमेल से मुक्ति। फाइनेंशियल ब्लैकमेल? हाँ, अक्सर हमने दुनिया भर के अलग अलग सिस्टम्स में देखा है कि अगर कोई पावर में बैठे लोग किसी ईमानदार अधिकारी को उसकी कुर्सी से नहीं निकाल पाते, तो वो उसको किसी और तरह से परेशान करने लगते हैं। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए सीईसी ने कोई ऐसा कड़ा ऑर्डर पास कर दिया जो किसी पार्टी को पसंद नहीं आया। अब वो उन्हें हटा तो सकते नहीं, तो सरकार सोचेगी कि अच्छा चलो, हम तुम्हारी सैलरी आधी कर देते हैं, या उनकी ऑफिशियल कार वापस ले लेते हैं, उनके ट्रैवल अलाउंसेस कट कर देते हैं। हाँ, या छुट्टी के नियम सख्त कर देते हैं, ताकि वो आयुक्त इतना इरिटेट और परेशान हो जाए कि दुख में आकर वो खुद ही अपना रिजाइन दे दे। ये तो वही बात हुई कि आप किसी को निकाल नहीं सकते, पर लाइफ इतनी मिजरेबल बना दो कि वो खुद चला जाए। एकदम पॉइंट पर हैं आप। लेकिन हमारे संविधान ने पहले दिन से इस दरवाजे पर बहुत बड़ा ताला लगा दिया है। बढ़िया। एक बार जब सीईसी की नियुक्ति हो गई, तो उनके टेन्योर के दौरान उनका बेसिक पे, अलावेंसेस, छुट्टी का सिस्टम, इसमें कोई भी ऐसा चेंज नहीं हो सकता जो उनके पर्सनल नुकसान में हो। वो बिना किसी आर्थिक टेंशन के मस्त अपना काम कर सकते हैं। ये सब सुनकर लगता है कि चारों तरफ से एकदम परफेक्ट घेराबंदी की गई है उनकी आजादी बचाने के लिए। बिल्कुल की गई है। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी डिस्कशन को थोड़ा समेटें, हाँ, थोड़ा रैप अप करते हैं, तो हमने प्रैक्टिकली ये देखा कि भारत में लोकतंत्र के इस सबसे बड़े अंपायर को हटाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ना, बिल्कुल नहीं है। पहले तो शुरुआत के लिए ही कम से कम 100 या 50 सांसदों की वो भारी भीड़ इकट्ठी करनी पड़ेगी। फिर स्पीकर साहब का मूड होना चाहिए इसे एक्सेप्ट करने का। सही बात है। और उसके बाद टॉप जजेस की वो हाई प्रोफाइल कमेटी आएगी जो एक एक कानूनी प्रूफ की माइक्रो लेवल टेस्टिंग करेगी। और अगर वहां से हरी झंडी मिली, तब जाके मामला वापस उस भारी भरकम पार्लियामेंट में आएगा, जहां उसे दोनों सदनों से अलग अलग उस मैथमेटिकल नाइटमेयर से यानी विशेष बहुमत से गुजरकर अपना लोहा मनवाना होगा। और एंड में जाकर हमारे राष्ट्रपति के ऑर्डर साइन होंगे, तब जाके ये सांस रोकने वाला प्रोसेस खत्म होगा। और मुझे लगता है विज्ञान फ्लक्स के हमारे लिसनर्स के लिए ये सारी डिटेल जानना सिर्फ एक एग्जाम पास करने या किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा भरोसा है, क्योंकि आजकल जब हम फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, तो हर जगह मशीन्स पर और चुनाव की निष्पक्षता पर बहुत सारे सवाल रोजाना उठ रहे होते हैं। हर दूसरे दिन एक नया कंट्रोवर्सी होता है। एग्जैक्टली। तो ऐसे माहौल में ये जानना बेहद तसल्ली देता है कि इन सॉलिड इंस्टीट्यूशंस की जो नींव है वो किसी हवाई बातों पर नहीं टिकी है। इनकी नींव एकदम ठोस संवैधानिक पत्थरों पर रखी गई है। एकदम सही कहा आपने। जब आम जनता को ये पता होता है कि जो व्यक्ति उनके उस एक वोट की हिफाजत कर रहा है, उसको कोई पॉलिटिशियंस एक कॉल करके ऐसी नहीं हटा सकते, तो ट्रस्ट नेचुरली बिल्ड होता है। राइट। वो व्यक्ति किसी नेता के इशारे पर कठपुतली की तरह नाचने के लिए मजबूर नहीं है। ये उन सभी इनविजिबल पिलर्स की तरह हैं जो हमारे सिस्टम को डेली गिरने से रोकते हैं। एकदम परफेक्ट एनालॉजी दी आपने। लेकिन जाने से पहले मेरी आदत है एक छोटा सा बॉम्ब ड्रॉप करने की। मैं चाहती हूँ हमारे लिसनर्स एक कौफते हुए पॉइंट पर अपनी सोच दौड़ाएं। और कैसा थॉट? देखिए, हमने बात की कि सीईसी को हटाने के लिए तो प्रैक्टिकली पहाड़ खोदना पड़ता है। हाँ। लेकिन हमने ये भी नोटिस किया
कि अदर ईसीज को हटाने के लिए सिर्फ एक लाइन काफी है, सीईसी की सिफारिश। राइट। अब आप जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। देश में एक बहुत ही कट और बड़ा टेंशन वाला चुनाव हो रहा है। ओके। चुनाव आयोग के हेड ऑफिस में दरवाजे बंद करके एक मीटिंग चल रही है। किसी पर्टिकुलर नेता पर बैन लगाने की बात आ गई है। हाँ। और उस कॉन्फ्रेंस टेबल पर सीईसी और अदर ईसीज के बीच में काफी तगड़ी बहस हो जाती है। ओपिनियन मिसमैच हो जाता है। जो कि नॉर्मल है, ग्रुप में हो सकता है ऐसा। नॉर्मल तो है, पर अब टेबल के एक तरफ वो इंसान बैठा है जिसे पता है कि उसका बाल भी कोई बांका नहीं कर सकता। उनको तो महाभियोग जैसे प्रोसेस से ही गुजरना होगा। हाँ। और टेबल की दूसरी तरफ जो बैठा है उसे पता है कि अगर मैं इस सामने वाले इंसान से ज्यादा आर्ग्यू करूंगा तो यही इंसान कल सुबह मेरे रिमूवल का लेटर भी साइन कर सकता है। ओहो। तो क्या ये अलग अलग लेवल की सुरक्षा एक ही मीटिंग रूम में बैठे लोगों के बीच प्रैक्टिकली एक बहुत बड़ा पावर इम्बैलेंस क्रिएट नहीं कर रहे हैं? क्या इसकी वजह से अदर ईसीज चुप नहीं हो जाते होंगे जब डिबेट गर्माती होगी? ये वाकई एक बहुत डीप सवाल है। इसे सुनकर लिटरली कोई भी सोच में पड़ जाएगा। देखिए, मेरे पास इसका कोई इंस्टेंट ब्लैक एंड व्हाइट आंसर तो नहीं है, और शायद इजीली किसी ने इसका सोचा भी ना हो। सही बात है। पर एक स्वस्थ लोकतंत्र में ऐसे खतरनाक सवाल पूछते रहना ही तो हमारा काम है। और एग्जैक्टली यही तो हमारे शो का कोर पर्पस है, चीजों को खोदना और दिमाग की बत्ती जलाना। तो अगली बार जब आप लोग वोट डालने जाएं या टीवी पर चुनाव आयोग को किसी बड़े मिनिस्टर को फटकार लगाते देखें तो जरूर याद रखना कि उस एक दांत के पीछे संविधान का कितना बड़ा और अभेद्य कवच छिपा हुआ है। बिल्कुल याद रखना चाहिए। तो विज्ञान फ्लक्स के आज की इस लंबे और इंटरेस्टिंग सफर में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं एक और नए डीप डाइव में, जहां हम फिर किसी नए मुद्दे की परतें उधेड़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए और जानते रहिए। और हाँ, सवाल पूछते रहिए।